गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। पीवाईक्यूज पर लगातार हमारी बातचीत चल रही है। पीवाईक्यू पर आज ये पार्ट नंबर 5 है, यानी इसके पहले 4 क्लासेस पीवाईक्यूज पर हो चुकी हैं। 4 क्लासेस में जो शुरुआती 3 क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने मई 2025 में जो आपका जेआईबी का एग्जाम हुआ था उसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनको डिस्कस किया। पिछली जो मुलाकात यानी पार्ट 4 जो थी उससे हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर वाले एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर करना शुरू किया है। तो पिछली मुलाकात में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे जो पूछे गए थे आपके अक्टूबर नवंबर 2024 के इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पेपर में। मेमोरी बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस है आपके, ये वो क्वेश्चंस है जो आपके पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। मई वाले एग्जाम को मैं कवर कर चुका हूं, अक्टूबर नवंबर 2024 वाले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। आज इसका 5वां हिस्सा है। कुछ क्वेश्चंस और भी आज हम कवर करने वाले हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, 2024 में लास्ट ईयर सवाल बना है अक्टूबर नवंबर वाले एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चंस पर आते हैं भैया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा, सारे के सारे देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में बार बार आपको बताता रहता हूं कि रिपीट होते हैं, हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको कम से कम ठीक ठाक मात्रा में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। 8-10% क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतने क्वेश्चन लगभग आपको रिपीटेड मिलते हैं। कम से कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट और पेंशन प्रोडक्ट के क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, ये जरूर देखा जाएगा। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हमारी बातचीत चल रही है, तो शुरू करते हैं फिर आज अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन के जो और आगे के क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा। तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं भैया कि अभी आपके लिए, आप सभी को पता है कि दिवाली में आप सभी के लिए ऑफर लॉन्च किया गया था। जेआईबी के सारे ही महापैक, सारे लाइव बैचेस जो अभी रनिंग बैचेस हैं, उन सभी पर जो अभी शुरू किए गए और चल रहे हैं, उन सभी पर आपको 60% तक का ऑफ दिया जा रहा है। 17 अक्टूबर से डिस्काउंट शुरू हुआ है आपके लिए और 27 अक्टूबर तक आपके लिए डिस्काउंट चलने वाला है। तो अभी आप 27 अक्टूबर तक ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अभी जो आपके लिए रिसेंट बैच शुरू किया गया है जिस पर भी ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है वो है जेआईबी क्रैश कोर्स। ये कंप्लीट थ्योरी बैच है आपके लिए। इसमें हम चारों ही आपके जो पेपर्स हैं उनको कवर करें, उनकी थ्योरी कवर करें। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जा रही, इस पर भी आपके लिए 60% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है और इस पर भी वही 27 अक्टूबर तक ही आप ऑफर को अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल देखिए, 2 डेफिसिट पूछे गए थे अक्टूबर वाले एग्जामिनेशन में। एक फिस्कल डेफिसिट पूछा गया था और एक क्वेश्चन प्राइमरी डेफिसिट पर पूछा गया था। तो आपको ये बताना है कि फिस्कल डेफिसिट का इनमें से कौन सा सही जो है इक्वेशन होगा, कौन डिफाइन कर रहा है फिस्कल डेफिसिट को। फिस्कल डेफिसिट इज द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। या जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये एक्सेस है आपके टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल रिसीप्ट से, यानी अगर आपकी टोटल रिसीप्ट से आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो लेकिन उसमें हम बोरोइंग को शामिल ना करें तो वो आपका कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज द टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इन अ ईयर। या फिस्कल डेफिसिट सरकार की टोटल बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है। या फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट में जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? फिस्कल डेफिसिट। आपको मैं बताता भी चलूं ये किस टॉपिक से पूछा गया है। यूनियन बजट नाम से आपको मॉड्यूल बी में एक लास्ट टॉपिक दिखाई देगा, सबसे आखिरी टॉपिक जो मॉड्यूल बी का यूनियन बजट, वहां से क्वेश्चन बना है। मॉड्यूल बी से ये क्वेश्चन बना, किससे बना भैया? मॉड्यूल बी से ये सवाल बना है। फिस्कल डेफिसिट में आते हैं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, आपको अपने आप यहां से आंसर भी क्लियर हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम प्लस कैपिटल इनकम, कैप इनकम लिख देना, आप समझ जाइएगा, कैपिटल इनकम माइनस बोरोइंग्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स या टोटल इनकम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बोरोइंग, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स ही कहलाता है आपका बजट डेफिसिट माइनस बोरोइंग। तो जब हम बजट डेफिसिट से बोरोइंग को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो फिस्कल डेफिसिट बन जाता है।
क्या बन जाता है, और इसी फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दे तो वो प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू इनकम प्लस कैपिटल इनकम टोटल रिसिप्ट्स हो गया, यानी टोटल इनकम हो गया माइनस बोरोइंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बजट डेफिसिट कहलाता है, बजट डेफिसिट माइनस बोरोइंग। यानी यहां पर आप सभी में जिन मित्रों ने बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Which of the following statement correctly describe the primary objective of ICSID? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आप इसको पढ़ते हैं ICSID को, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इसको कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैसे मैं आपको बार बार ये बताता हूं भैया कि हमारे हम अपने सोर्सेज से क्वेश्चंस को पता करते एग्जाम के तुरंत बाद की कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत सारे बैंकर्स हमें मैसेज करके फोन करके बताते हैं सर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्जाम एनालिसिस के दौरान क्वेश्चंस हमें बताए जाते हैं कि ये क्वेश्चन सर पूछे गए थे, लेकिन वो क्वेश्चंस बताए जाते हैं। ऑप्शंस आप बैंकर्स को एग्जाम के बाद नहीं याद रहेंगे, किसी को भी नहीं याद रहेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन का ऑप्शन याद रह जाए, लेकिन 100 क्वेश्चन के ऑप्शंस याद रखना एग्जाम हॉल के बाद ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चंस आपको याद रह जाते हैं। तो क्वेश्चंस हमें बता दिए जाते हैं जिन पर हम आपसे डिस्कशन करें कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आईसीएसआईडी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आईसीएसआईडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपको देखने को कौन कौन सी संस्थाएं मिलती हैं, आईबीआरडी, इंटरनेशनल। चलिए पहले इस क्वेश्चन पर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है आईसीएसआईडी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड सोवरेन स्टेट। तो प्राइवेट स्टेट जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स और सोवरेन जो स्टेट्स हैं उनके बीच में अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया है, सेटलमेंट को लेकर, ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसमें आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन का काम करना, या टू रेगुलेट इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड सेट इंटरेस्ट रेट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या ये सोवरेन बॉन्ड्स इशू करता है अपने मेंबर कंट्रीज के बिहाफ पर, या ये सुपरवाइज करता है एफडीआई इनफ्लोज इन डेवलपिंग कंट्रीज। एफडीआई इनफ्लोज को ये सुपरवाइज करता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? आईसीएसआईडी पर। आईसीएसआईडी पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? देखिए तब तक आप लोग इसका आंसर करिए, मैं आपको बताता चलूं। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहां से पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है मॉड्यूल ए से। तो मॉड्यूल ए में आपको एक टॉपिक मिलेगा लास्ट में, जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वहीं पर आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ने को मिलता है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ही आता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से आते हैं मैं यहां लिख दे रहा हूं। हो सकता है आपसे खाली इतना ही पूछ लिया जाए कि इनमें से आप ये पहचानिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से संस्थाएं। तो आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मिगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और आईसीएसआईडी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसमें जो दुरुस्त आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करता है कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन के माध्यम से। भारत इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। वर्ल्ड बैंक का है, इसका नहीं है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट टिपिकली यूज्ड बाय एक्सिम बैंक टू सपोर्ट एक्सपोर्टर। सवाल ये पूछा गया था, एक्सिम बैंक के फंक्शन के बारे में सवाल पूछा गया था। और एक्सिम बैंक आप पढ़ते हो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत। तो आपको ये मॉड्यूल सी में टॉपिक मिलेगा। किसमें मिलेगा भैया? मॉड्यूल सी में आपको टॉपिक मिलेगा। क्लियर है? एक्सिम बैंक भारत के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप करना, उसमें फाइनेंस उपलब्ध कराने का काम करता है। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है नहीं यूज किया जाता है एक्सिम बैंक के द्वारा एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए? बायर्स क्रेडिट फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर इंपोर्ट करना चाहते हो कैपिटल गुड्स तो उसमें बायर्स को क्रेडिट उपलब्ध कराना, या लाइन ऑफ क्रेडिट टू फॉरेन गवर्नमेंट को लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराना, या एक्सपोर्ट फैक्टोरिंग एंड फोरफिटिंग, या इशूइंग कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड टू एक्सपोर्टर, या एक्सपोर्टर को कॉर्पोरेट टैक्स का रिफंड इशू करना। क्या होगा दुरुस्त आंसर? इनमें से क्या है जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग एक्सिम बैंक नहीं करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। दुरुस्त आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 पर दुरुस्त आंसर क्या होगा? आगे बढ़े। ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है ये तीनों एक्सिम बैंक के फंक्शंस हैं, लेकिन जो डी है ये नहीं करता है। कॉर्पोरेट टैक्स का रिफंड एक्सिम बैंक नहीं करता बल्कि सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द सिडबीज रोल इन प्रमोटिंग एमएसएमई डेवलपमेंट बियॉन्ड फाइनेंसिंग। सिडबी का भी फंक्शन पूछा गया था भैया, ये उसी टॉपिक में आप पढ़ते हो और ये टॉपिक आपको मॉड्यूल सी के अंतर्गत मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी जो पूछा गया है भैया ये भी मॉड्यूल सी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा रोल है सिडबी का, इनमें से कौन सा
रोल है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, है ना, एमएसएमई के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बियॉन्ड फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग के अलावा डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सा रोल इसमें से सिडबी जो है देखती है या प्ले करती है? सिडबी स्लोली प्रोवाइड्स लोन, इट डज नॉट एंगेज इन एनी नॉन फाइनेंशियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सिडबी खाली लोन प्रोवाइड करता है, बाकी किसी फाइनेंशियल आपके मतलब इसके अलावा ये किसी नॉन फाइनेंशियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में एंगेज नहीं होता है। या सिडबी मैनेजेस गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी फॉर एमएसएमई, या सिडबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है एमएसएमई के लिए उसको मैनेज करता है। या सिडबी रेगुलेट स्टॉक मार्केट लिस्टिंग ऑफ एमएसएमई, अगर एमएसएमई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है तो सिडबी उसको रेगुलेट करता है। या सिडबी ऑफर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, क्रेडिट मार्केटिंग असिस्टेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम फॉर एमएसएमई, या एमएसएमई के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है, मार्केटिंग असिस्टेंस देता है, बाजार खोजना, बाजार को डेवलप करना, अगर कोई एमएसएमई अपने यहां टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहती है तो उसके लिए फंड उपलब्ध कराना, ये सब काम सिडबी करेगा। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी काम करता है, ग्रीन उसमें भी काम करता है भैया, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में भी सिडबी बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? तो नॉन जो आपका क्या नाम है फाइनेंसिंग के बियॉन्ड जो काम है जो डेवलपमेंट रोल के अंतर्गत आता है वो डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी दिया बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच कमेटी प्राइमरली रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDA फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर? देखिए अब यहां पर पूछा गया था भैया, सवाल क्या पूछा गया था, ये तो सवाल मैंने आपके लिए बढ़िया प्रेजेंट किया है। सवाल ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कमेटी क्या नाम है इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है। तो इंश्योरेंस सेक्टर से कौन सी कमेटी संबंधित है, ये सवाल पूछा गया था अक्टूबर वाले पेपर में। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था अक्टूबर के पेपर में एक और कमेटी पूछी गई थी, वो शाह कमेटी पूछी गई थी। एसी शाह कमेटी तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और उसके गवर्नेंस से संबंधित थी। कौन सी कमेटी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है, सवाल ये पूछा गया था। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कमेटी प्राइमरली रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDA फॉर इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक सेपरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको हम आजकल IRDA के नाम से जानते हैं, उसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? तिवारी कमेटी 1993 में, रघुराम गोविंद राजन कमेटी 2008 में, या RN मल्होत्रा कमेटी 1994 में, या नरसिम्हा कमेटी 1991 में। क्या दुरुस्त आंसर होगा? या सवाल इसके ऐसे भी पूछा जा सकता है इंश्योरेंस कमेटी किसकी, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन सी कमेटी है, या सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है जो आपसे पूछा गया है। यहां पर आपका जो दुरुस्त आंसर होगा वो मल्होत्रा कमेटी के नाम से आप इसको जानते हैं, RN मल्होत्रा कमेटी बेसिकली ये है। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। शुरुआत में FDI रखी गई थी इंश्योरेंस सेक्टर में 26%, बाद में बढ़ा के रखी गई उसको 49%, 49, और बाद में बढ़ा के 74% कर दिया गया। अभी इसी बजट में 2025 और 26 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अब FDI की जो लिमिट होगी वो 100% की होगी। क्लियर है? तो लास्ट ईयर इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट पूछी भी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टू फैक्टर फैक्टोरिंग कंपेयर टू सिंगल फैक्टोरिंग? टू फैक्टर्स पर भी एक सवाल बना हुआ था। टू फैक्टर क्या होता है भैया? इंटरनेशनल फैक्टोरिंग के अंतर्गत आप टू फैक्टोरिंग पढ़ते हैं, डोमेस्टिक फैक्टोरिंग में नहीं आता है। फैक्टोरिंग डोमेस्टिक भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, लेकिन फोरफिटिंग केवल इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होता है। ये अंतर याद रखिएगा। इंटरनेशनल फैक्टोरिंग में आप टू फैक्टर जो है फैक्टोरिंग सिस्टम पढ़ते हैं। सिंगल फैक्टोरिंग में आप सिंगल इंपोर्ट फैक्टर, सिंगल एक्सपोर्ट फैक्टर आप पढ़ते हैं। टू फैक्टर जो है आपकी फैक्टोरिंग में आपका एक्सपोर्ट फैक्टर ही सारी चीजें देखता है, लेकिन अगर आपका जो आपका इंपोर्टर है अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो वहां पर इंपोर्ट फैक्टर भी आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है, वहां पर पिक्चर में आ जाता है। तो टू फैक्टर, आपको टू फैक्टर पर ये सवाल पूछा गया है, आपको बताना इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा एक एडवांटेज है टू फैक्टर फैक्टोरिंग का अगर हम सिंगल फैक्टोरिंग से इसको कंपेयर करें। ओनली रिड्यूस द एक्सपोर्टर क्रेडिट रिस्क विदाउट एनालाइजिंग द इंपोर्टर। इंपोर्टर को एनालाइज किए बिना ये एक्सपोर्टर के क्रेडिट रिस्क को केवल रिड्यूस करता है। क्लियर है? प्रोवाइड फुल कवरेज ऑफ पेमेंट रिस्क एडवांसेस फॉर बोथ सेलर एंड बायर। यह पूरा कवरेज प्रोवाइड करता है पेमेंट रिस्क को लेकर, एडवांसेस को लेकर, सेलर और बायर दोनों के लिए। यह रिक्वायर्स नो डॉक्यूमेंटेशन एंड अलाउ अनलिमिटेड क्रेडिट विदाउट असेसमेंट। या एलिमिनेट द नीड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट इंटायरली। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को कोई एलिमिनेट नहीं करता है। इस क्वेश्चन के लिए जो दुरुस्त आंसर होगा भैया, आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी डीलर्स इन इंडिया बेस्ड ऑन RBI गाइडलाइंस? प्राइमरी डीलर के बारे में ये सवाल किया। देखो ये फैक्टोरिंग वाला जो टॉपिक आपको ये मॉड्यूल डी में मिलेगा भैया। फैक्टोरिंग, फोरफिटिंग और ट्रेड नाम से आपको टॉपिक मिलेगा। ये जो सवाल पूछा गया है ये मॉड्यूल डी से सवाल पूछा गया है। ठीक हो गई जी बात इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी डीलर्स इन इंडिया बेस्ड ऑन RBI गाइडलाइंस? तो RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्राइमरी डीलर कितने प्रकार का होता है? प्राइमरी डीलर पर एक सवाल पूछा गया। डोमेस्टिक पीडीज होते हैं और फॉरेन पीडीज होते हैं, या बैंक पीडी और स्टैंड अलोन पीडीज होते हैं, गवर्नमेंट पीडी होते हैं और प्राइवेट पीडीज होते हैं, शॉर्ट टर्म पीडी होते हैं या लॉन्ग टर्म पीडी होंगे? क्या होगा दुरुस्त आंसर? प्राइमरी डीलर्स।
क्या होते हैं प्राइमरी डीलर्स, मैं इस पर आपको तब तक आंसर करता चलता हूं, आप अपने आंसर इस पर करिए, है ना, मैं आपको पूरा डिस्कशन बताता चल रहा हूं। प्राइमरी डीलर्स वो एंटिटीज होते हैं जिनको अधिकार होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने दोनों का। तो ये आरबीआई से ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद भी सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेच भी सकती है, दोनों अधिकार होते हैं। प्राइमरी डीलर्स दो प्रकार के होते हैं, यानी यहां पर आप में से प्राइमरी डीलर दो प्रकार के होते हैं, यही सवाल पूछा गया कौन कौन से होते हैं, बैंक पीडी होता है कि स्टैंड अलोन पीडी। तो इस क्वेश्चन पर भी आपका बी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। बैंक पीडी कौन होते हैं? बैंक पीडी वो होते हैं जिसमें बैंक डिपार्टमेंटली ही प्राइमरी डीलरशिप का काम कर रहा है, और स्टैंड अलोन पीडीज वो पीडीज होते हैं जिनमें एनबीएफसी जो होती है वो अगर प्राइमरी डीलर का काम कर रही है तो वो कहलाती है स्टैंड अलोन पीडीज। भारत में ज्यादातर बैंक पीडी है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन पीडीज बेसिकली एनबीएफसी होते हैं जो पीडी का बिजनेस देती हैं। अब जो मैं अगली लाइन बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बैंक ये चाहता है कि वो प्राइमरी डीलरशिप के काम के लिए अपनी एक सब्सिडरी स्टैब्लिश करे तो वो कर सकता है, लेकिन पहले उसे 1 साल एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होकर काम करना होगा, तो ही वो सब्सिडरी को स्टैब्लिश कर पाएगा। मतलब उसकी जो सब्सिडरी स्टैब्लिश होगी वो पहले एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड होगी आरबीआई के पास, फिर वो प्राइमरी डीलरशिप में आती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ प्राइमरी डीलर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में प्राइमरी डीलर का क्या की फंक्शन होता है? अभी यही पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आप इस पर आंसर करिए भैया। क्रेडिट डायरेक्ट जो है प्रोवाइडिंग क्रेडिट डायरेक्टली टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डायरेक्टली क्रेडिट प्रोवाइड करना, या सेटिंग ट्रेजरेबल यील्ड्स फॉर मनी मार्केट, मनी मार्केट लिए ट्रेजरेबल यील्ड को सेटअप करना, या अंडर राइटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शंस, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करना, उसकी अंडर राइटिंग करना आपके मनी मार्केट में, या पीडीज आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग लेंडिंग रेट इन कॉल मनी, कॉल मनी के लेंडिंग रेट को सुपरवाइज करना। तो कॉल मनी का लेंडिंग रेट आरबीआई सुपरवाइज करता है, प्राइमरी डीलर नहीं। यहां पर सी आंसर दुरुस्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीडीज इन इंडिया इज करेक्टली? अब जो सीडी वाला क्वेश्चन है भैया, ये जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, ये भी टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है मॉड्यूल डी का। क्लियर है? मॉड्यूल डी में डेरिवेटिव मार्केट जो है वहां से ये क्वेश्चन बना है। अब आगे कुछ भी बात करने के पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर यानी अक्टूबर नवंबर 2024 में और लास्ट एग्जाम मई 2025 वाले में डेरिवेटिव से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए भैया। डेरिवेटिव मार्केट को भी ठीक से तैयार करके आपको जाना है। सीडीएस के बारे में पूछा जा रहा है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कैन बी यूज्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। रिटेल इन्वेस्टर्स सीडीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। या सीडीएस इज रेगुलेटेड बाय सेबी एज एन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। सीडीएस जो है रेगुलेट करता है, सीडी एक एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होता है। या सीडीएस इज मैंडेटरी फॉर ऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू, सीडी सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए मैंडेटरी होता है। या सीडीएस ट्रेडिंग इन इंडिया इज परमिटेड ओनली फॉर हेजिंग पर्पस अंडर आरबीआई गाइडलाइंस। सीडी का इस्तेमाल हम केवल हेजिंग पर्पस के लिए करते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस के अंतर्गत। सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, पहली बात तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता है, याद रखिएगा ये ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर होता है सीडीएस। सीडीएस क्या है? एक प्रकार का इंश्योरेंस, आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर है? कि जैसे मैंने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा और मुझे लग रहा है कि अभी सिक्योरिटी मेरा पैसा वापस नहीं दिला पाएगी या कंपनी डूबने वाली है, तो मैं सीडी सेलर के पास जाके एक सीडी परचेज कर लेता हूं, जिसमें सीडीएस सेलर मुझसे ये कहता है, सीडीएस कर रहा हूं, सीडीएस सेलर मुझसे ये कहता है भैया हम आपको कॉम्पनसेशन कर देंगे, अगर ये डूब गया तो उसके बदले आप मुझे प्रीमियम प्रोवाइड करेगा। उस सीडीएस सेलर के लिए मैं क्लाइंट कहलाऊंगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? तो सीडीएस जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है वो होता है आपका क्या नाम है, ओटीसी होता है, ना कि एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जरूर इसको ओपन कर दिया गया है, सीडीएस रिटेल इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं, हेजिंग पर्पस के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये पैसा डूब जाएगा तो आप एक प्रकार का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो यहां पर जो दुरुस्त आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब मार्केट पार्टी, देखिए अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी डेरिवेटिव से पूछा गया है, और सवाल ये पूछा गया था भैया कि डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं उस पर ही ये सवाल पूछा गया, जो आपके अक्टूबर नवंबर में एग्जाम में पूछा गया था। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंटर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल एडवर्स प्राइस मूवमेंट ऑफ एन अंडरलाइंग असेट दे ऑलरेडी ओन। विच टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स? देखिए एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स है डेरिवेटिव मार्केट का, वो इंटर करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके पोटेंशियल एडवर्स प्राइस मूवमेंट को। अगर कल को प्राइस मूवमेंट बहुत फ्लक्चुएट करता है, उसको नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से बचने के लिए उसने एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो अपने नुकसान को बचाना चाह रहा है। हेजर होगा, स्पेकुलेटर होगा, आर्बिट्रेजर होगा, या मार्केट मेकर होगा। अब अगर आपसे ये सवाल ना पूछ के जैसे अक्टूबर में ही सवाल पूछा गया कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, तो हमेशा याद रखिएगा यही 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली हिस्सा लेते हैं। हेजर है, वो
हेजर वो व्यक्ति होता है या वो पार्टिसिपेंट होता है जो डेरिवेटिव का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके, कल को अगर प्राइस फ्लक्चुएशन हो तो रिस्क को मिनिमाइज कर सके। स्पेकुलेटर वो व्यक्ति होता है जो रिस्क लवर होता है, रिस्क टेकर होता है, ये इसलिए मार्केट में एंटर करता है कि कल को अगर प्राइस बढ़ेगी या कम होगी तो हम उस प्राइस के कम और ज्यादा होने से लाभ कमा सकते हैं। ये रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर रहा बल्कि रिस्क ले रहा है। आर्बिट्रेजर वो होता है जो दो अलग अलग बाजार में प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाता है। एक मार्केट में कोई फाइनेंशियल एसेट सस्ता बिक रहा है, वहां से सस्ता उसने खरीदा, और जिस मार्केट में वो महंगा बेचा जा रहा है उस मार्केट में जाके उसने महंगा बेच दिया और इस मार्केट डिफरेंस का उसने फायदा उठा लिया, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेजर। यहां पर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आ रहा है, इसलिए इसका जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो क्या आंसर बनेगा, ए हेजर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। Who among the following is primarily responsible for providing liquidity in derivative market, often taking the opposite sides of hedger position? hedger के अगेंस्ट जो काम करता है, hedger के अपोजिशन में जो होता है, hedger के जो अपोजिट होता है, जो बेसिकली मार्केट को इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि वो मार्केट के फ्लक्चुएशन से लाभ ले सके, रिस्क ले रहा है, पैसा डाल रहा है, अपना रिस्क है उस पर, उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट नीचे भी जा सकता है, लेकिन उसको लग रहा है इसलिए वो डेरिवेटिव में आ रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसको लाभ हो सकता है। तो ये रिस्क लवर होते हैं जो अपोजिट होते एक तरीके से हेजर के। कौन होगा भैया, आर्बिट्रेजर का मैंने आपको बता दिया। मार्केट में प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाते, इस पर भी ए आंसर बनेगा, स्पेकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। एन इन्वेस्टर नोटिसेस अ मिस प्राइसिंग बिटवीन एन इंडेक्स फ्यूचर एंड इट्स अंडरलाइंग स्टॉक एंड एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली ट्रेड टू लॉक इन प्रॉफिट विदाउट मार्केट रिस्क, दिस पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड। देखिए एक व्यक्ति जिसने नोटिस किया कि मार्केट के अंदर जो है वो मिस प्राइसिंग है, मतलब प्राइस में डिफरेंस है, तो उसने उसका लाभ लिया, तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स को क्या कहते हैं, हेजर, स्पेकुलेटर या आर्बिट्रेजर या मार्केट मेकर। अब मैंने तीनों ही पार्टिसिपेंट्स पर आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया है। आपके लिए क्वेश्चन बेहद, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है भैया, बेहद आसान सा क्वेश्चन हो गया। यहां पर जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो क्या आंसर बनेगा, वो बनेगा आपका आर्बिट्रेजर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ए एंड बी सी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है क्या। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये मॉड्यूल ए से क्वेश्चन पूछा गया। किससे क्वेश्चन पूछा गया भैया, मॉड्यूल ए से क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक का नाम ही है रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड एमएसएमई नाम से आपको मॉड्यूल ए में एक टॉपिक दिखाई देगा, वहां से सवाल पूछा गया है। सवाल है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लेंडिंग के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या टारगेट। अब ध्यान से सुनिए, जब ये सवाल पूछा गया तब तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट था 75%, ठीक है, जब पूछा गया था। लेकिन अभी इस साल से, अब ये अक्टूबर का है भैया, अक्टूबर में पूछा गया ना, अक्टूबर 2024-25 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, 24-25 का कह रहा हूं, अक्टूबर नवंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2024 में भैया स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उसके एएनबीसी या सीईओबी दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका 75% था। लेकिन आपने अभी न्यूज सुनी होगी कि 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर से स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीएसएल टारगेट 75% से कम करके 60% कर दिया गया है, ठीक है। तो जब ये सवाल पूछा गया था तब तो 75% था, अब 60% हो गया है। तो मैंने अभी का आपको लगाया गया है, बताया है ना, यानी अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2024 में भैया ये आपका आंसर ये वाला बना था, 75% उस समय आपका आंसर बना था। लेकिन अब चूंकि हम आज की बात कर रहे हैं तो 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर से अब ये 60% हो गया। मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको पुराना नया दोनों याद है। तो पिछले साल आपका ये वाला आंसर बना था, अब जब सवाल पूछा जाएगा तो आपका आंसर 60% बनेगा। तो कोऑपरेटिव बैंक, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी लिमिट भी 60% कर दी गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी अब जो टारगेट है वो 60% कर दिया गया है, 75% से कम करके। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। व्हाट इज द करंट लिमिट अंडर द ऑटोमेटिक रूट ऑफ द टेलीकॉम। ये भैया पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी सवाल ये पूछा गया था, एक सिंपल सी एक लाइन पूछी गई थी कि टेलीकम्युनिकेशन में एफडीआई की कितनी लिमिट है। तो टेलीकम्युनिकेशन में भैया एफडीआई की 100% लिमिट है। एक सेक्टर पूछा जा रहा है। इंश्योरेंस पूछा गया मई वाले पेपर में, इसके पहले वाले अक्टूबर नवंबर में पूछा गया आपका टेलीकम्युनिकेशन, तो 100% है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। क्या हमारी बात खत्म हो गई है अक्टूबर नवंबर एग्जाम में? अभी नहीं। अक्टूबर नवंबर एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन
या उस साल जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उस पर मेरी अभी आपसे और भी मुलाकात होगी। यानी जो नेक्स्ट मेरा डिस्कशन होगा वो अभी हम और पीवाईक्यूज पर डिस्कस करेंगे और वो अक्टूबर नवंबर का होगा। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। बाकी वहां पैक में भी आपको डिस्काउंट अभी अवेलेबल है 27 तारीख तक, आप इसको अवेल कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको रेगुलर मिलती हैं और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप यहां पर सवाल कर सकते हैं। आपके एग्जाम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, प्रिपरेशन, कोई भी सवाल हो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं मित्रों। नेक्स्ट जो मेरी मुलाकात होगी उसमें अभी मैं आपसे एक और अभी क्लास आपके साथ और करूंगा जो अक्टूबर नवंबर के ही क्वेश्चंस होंगे। तो अपनी तैयारी अब भैया करते रहिए क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा दिन तो बचा नहीं, आपका पेपर लगभग आ ही गया है। अच्छा, जब ये पीवाईक्यूज जो आपके पीवाईक्यूज हैं ये जब खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके साथ फिर विधिवत मैराथन शुरू करने वाला हूं। मैराथन की जो क्लासेस है आपके साथ वो 28 तारीख से शुरू हो रही, 28 अक्टूबर से आपके साथ मैराथन शुरू हो रही है। 28, 29, 30, 31 ये 4 दिन मैं मॉड्यूल वाइज मैराथन करूंगा, मॉड्यूल ए बी सी डी, और 1 नवंबर को आपके साथ फाइनल मैराथन होगा। बिल्कुल नए क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन पूरे फाइनल मैराथन में। वो होगा 1 नवंबर को। 2 नवंबर को आपका पेपर ही है, पेपर के दिन में एग्जाम एनालिसिस के साथ भी आपसे जुड़ूंगा। तो यह है गुरु आपके लिए कुल मामला, और इससे जुड़ते रहिए। मैराथन की टाइमिंग में इसी चैनल से आपको आगे शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए फिर इतनी बात रखते हैं। अपना अपना ख्याल रखिए भैया, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, खूब तैयारी करिए, आराम से पेपर निकल जाएगा, कोई नकारात्मक होने की कतई जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा पेपर। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।